गुड इवनिंग। आज हम लोग एसआईआर के बारे में आलोचना करेंगे। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 4-5 महीनों से पूरे देश में एक एसआईआर एक नई चीज़ जो हम लोग को सुनी मिली, एसआईआर जिसको हम लोग समरी इंटेंसिव रिवीजन के नाम से भी जानते हैं, ये पूरे देश में बिहार से लेकर शुरू होकर अब कुल 12 राज्यों में भी होने वाला है। ऐसा कहा जाए कि बल्कि होने हो चुका है और अब प्रोसेस शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल में भी ये एसआईआर का काम खूब जल्दी शुरू होने वाला है। अभी फिलहाल ट्रेनिंग और फॉर्म प्रिंटिंग का काम चल रहा है। आपको मैं बताता चलूँ, ईसीआई ने जब 27 अक्टूबर को ये एसआईआर हमारे पश्चिम बंगाल के साथ साथ 12 और अन्य राज्यों में भी जो डिक्लेयर किया था, उसमें 27 तारीख को ही कह दिया था कि उस दिन वोटर लिस्ट जो है सब फ्रीज हो जाएगा 12 तारीख को 12 बजे तक। 27 तारीख को इसका मतलब ये है कि जितने वोटर लिस्ट में वोटर नाम उठे थे 12 बजे तक, उन्हीं लोगों को इनोमिनेशन फॉर्म मिलाएगा, प्री प्रिंटेड रहेगा, उनको ही दिया जाएगा। अब आते हैं आपको हम जो शेड्यूल बनाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसमें क्या है कि कब ट्रेनिंग होगा, कब प्रिंटिंग होगा, कब बीएलओ आपके घर आएंगे, बीएलओ आएंगे तो वो क्या देंगे आपको फिर वापस क्या क्या रिटर्न करना है, कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, ये सब डिटेल्स बात हम लोग इस वीडियो में आलोचना एक विस्तारित तौर पे जानने की कोशिश करेंगे। पहला है प्रिंटिंग एंड ट्रेनिंग जो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है कि इन दिनों में क्या काम किया जाएगा। जितने भी ईआरओ इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, एईआरओ असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, बस सुपरवाइजर और बीएलओ को ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पेज का एक फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इनोमिनेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म को भी प्रिंटिंग करने का इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए एक विधानसभा में लगभग 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक के वोटर रहते हैं। तो ऐसे में ये 2 पेज प्रिंट कराना मतलब 9 लाख, 8 लाख, 5 लाख ऐसे प्रिंट कराना एक आसान बात नहीं है। तो इसीलिए सीआई ने 5 दिन का टाइम दिया है और कहा है कि इस दौरान फॉर्म भी प्रिंट हो, साथ ही साथ ट्रेनिंग का भी प्रोसेस शुरू हो। आज हम जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड करें 29 अक्टूबर को, आज भी ईसीआई ने सीओ ऑफिस के साथ मिलकर सभी जिलाओं के डीओ, जिसको हम डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या डीएम के नाम से जानते हैं, डीओ ईआरओ के साथ मीटिंग किया है और सबकी प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग को लेकर एक माहौल बनाया है और एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। ईसीआई ने गाइडलाइन फिर से दिया हुआ है। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बीएलओ लोग को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी ईसीआई ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि अभी चूंकि ईआरओ लॉगिन, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लॉगिन में इनोमिनेशन फॉर्म अभी तक ईसीआई के टेक्निकल टीम ने अपलोड नहीं किया है, इसी वजह से अभी ट्रेनिंग नहीं हो रहा बीएलओ का, या बीएलओ ऐप देखिएगा अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बीएलओ का भी ट्रेनिंग नहीं हो। खूब जल्दी ऐसा सोचा जा रहा है कि फ्राइडे से लेकर फ्राइडे, सैटरडे और मंडे, ये 3 दिन में बीएलओ का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा पूरे हमारे पश्चिम बंगाल में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हाउस टू हाउस इनोमिनेशन फेज। हाउस टू हाउस सर्वे बोल रहा है। इनोमिनेशन फेज का मतलब ये है कि ये डेट जो है 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 को। इस डेट में क्या होगा, इस डेट में बीएलओ पर हर एक जो वोटर था, वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर 12 बजे तक जो वोटर थे, वोटर लिस्ट के हिसाब से प्री प्रिंटेड इनोमिनेशन फॉर्म रहेगा, जिसमें इलेक्टर का फोटो, इलेक्टर का सीरियल नंबर, इलेक्टर का पार्ट नंबर, इलेक्टर का विधानसभा नाम और नंबर, ये प्री प्रिंटेड रहेगा। और ये किसको देगा, ये घर घर जाकर हर एक इलेक्टर को घर में बीएलओ को देना है। बीएलओ आपके घर में आकर इस फॉर्म को देगा। ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये काम चलेगा। फिर ये आप बोलिएगा आपको फॉर्म मिला तो आप क्या कीजिएगा। आपका काम यही है कि जब बीएलओ आपको फॉर्म दे तो आप फॉर्म को फिलअप कीजिए। फॉर्म को फिलअप करके इसी पीरियड में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक को फिर से बीएलओ आपके घर में आएगा, उसको जमा करें। अब यहाँ पे बात आ रही है कि फॉर्म कैसे फिलअप करें, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता जाऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। साथ ही साथ बिहार में जो एसआईआर का जो फॉर्म था और पश्चिम बंगाल का जो एसआईआर का फॉर्म था, कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हुए जिससे हमारे एसआईआर में और कुछ सुविधाएं आई हैं या हमको काम को करने में कुछ आसानियां आएगी इस मॉडिफिकेशन के करने से, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो है पब्लिकेशन और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा 9 दिसंबर 2025 को। ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल क्या होता है ये आपको समझना है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वही है, मान लीजिए एक पोलिंग स्टेशन में 1000 वोटर है और बीएलओ ने 1000 लोगों को फॉर्म दिया था, लेकिन बीएलओ को फॉर्म जो जमा दिए हैं सिर्फ 950 लोग दिए, 50 लोग नहीं दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये 950 लोग का ही ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम उठेगा, 50 लोगों का नहीं उठेगा। तो जो 50 लोगों का नहीं उठेगा तो उसका रीजन क्या है, बीएलओ को रिकॉर्ड करना होगा कि ये जो 50 लोग नहीं दिए क्या वजह है। तो ये जो चीज़ है, ये बात का हेयरिंग का जो फेज है इसमें आएगा, लेकिन ये 950 लोग का ही ड्राफ्ट रोल में नाम होगा। ऐसे भी लोग होंगे जो इनकम्प्लीट फॉर्म दिए हैं, पूरा डिटेल्स नहीं दिए, तो ऐसे भी लोग का भी ड्राफ्ट रोल में होगा। तो ये ड्राफ्ट रोल का मसला ये है कि ड्राफ्ट रोल फाइनल रोल नहीं है। आपको उसमें कोई आपत्ति है तो आप अपना आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जो है 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक चलेगा। ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन क्या है, ठीक जिस तरह से समरी रिवीजन होता था हर साल, वोटर लिस्ट का काम होता था, ठीक उसी तरह की ये भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है। मान लीजिए आपका वोटर लिस्ट में नाम था, आपने इनोमिनेशन फॉर्म जमा भी किया, लेकिन आपका ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं आया, ड्राफ्ट रोल में आपने फॉर्म जमा नहीं किया, तो क्या कर सकते, इस पीरियड में आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं भी एलिजिबल हूँ, मैं फॉर्म नहीं दे पाया कुछ भी, तो इसमें आपको ये करके इस ड्राफ्ट रोल में मतलब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जो है आपका जो रहेगा तो इसमें देना। जैसे मान लीजिए कोई प्रोस्पेक्टिव वोटर है, यहाँ पे सीआई ने कहा है कि जिस वोटर का एज 1/1/2026 में 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो जाएगा, तो वे लोग नया वोटर इस एसआईआर पीरियड के दौरान, ये जो डेट मैंने कहा 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 के बीच में, नए वोटर रजिस्टर करने के लिए फॉर्म भी जमा दे सकते हैं बीएलओ को हार्ड कॉपी। इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉर्म 6 नए वोटर जिनका एज 1/1/2026 में 18 साल होने वाला है, वो भी नए वोटर इंक्लूजन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
इसके अलावा और भी जो भी कुछ करेक्शन या आपने जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म दिया, डिक्लेरेशन दिया, उस पर ये आपका आएगा। इसके साथ ही साथ क्लेम्स और ऑब्जेक्शन के साथ क्या चलेगा, नोटिस फेज, हियरिंग एंड वेरिफिकेशन। मैंने कहा कि मान लीजिए 1000 वोटर में आप 985 इन्फॉर्मेशन फॉर्म 50 लोग नहीं है, तो क्या होगा, उन लोगों को नोटिस इशू किया जाएगा कि भाई आपने क्यों नहीं दिया। ऐसा कुछ लोग हैं, 950 लोगों में 100 लोग ऐसे हैं जो जिनका जो है इनकम्प्लीट था फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट था इनोवेशन फॉर्म में, तो इन लोगों को नोटिस इशू किया जाएगा और हेयरिंग बुलाया जाएगा और हेयरिंग में इन लोगों से डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने से हेयरिंग नहीं होगा, आसानी से आपका काम होगा। सेबी इलेक्शन कमीशन इंडिया ने भी और आज की मीटिंग में सीईओ और ईसीआई के लोगों ने भी डिक्लेयर किया है कि जिनका फादर या मदर या किसी का पैटर्नल लिंकेज अगर मिल जाता है 2002 वोटर लिस्ट से 2025 उनका, तो ऐसे लोगों का कोई डॉक्यूमेंट की यार जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपली एक फॉर्म में कर दिया गया है। आपको बस अपने 2002 में वोटर लिस्ट में आपके खुद का नाम या अपने फादर या मदर का नाम या पैटर्नल लिंकेज आपको खोज के वहाँ पे सिर्फ फिलअप कर देना। वो फॉर्म फिलअप जब होगा तो मैं आपको डिटेल्स में उसके वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल। इसके बाद जब हेयरिंग हो गया, नोटिस इशू हो गया, पूरा हम लोग फाइनल कर लिए, उसके बाद फाइनल रोल जो है वो पब्लिश होगा 7 फरवरी 2026 को। ये 7 फरवरी 2026 इसलिए डेट है कि आपको मालूम हो कि पिछले बार 2021 विधानसभा का इलेक्शन फरवरी 26 को डिक्लेयर हुआ था। इसके अंदाज यही कह सकता है कि फरवरी का शेष में ही, लास्ट में ही इस बार विधानसभा का वोट होगा। इस वजह से ये जो इलेक्टोरल रोल फाइनल होगा, इसी इलेक्टोरल रोल के इलेक्टर्स ही इस विधानसभा में वोट दे पाएंगे और एसआईआर करने का भी मेन मकसद यही है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एसआईआर का टाइम टेबल समझा, बीएलओ को क्या करना है, हमको क्या करना है वो मैंने समझा। इसके बाद जो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है वो मैं आपको आगे आगे बताना चाह रहा हूँ। जो आपको इनोमिनेशन फॉर्म देंगे एसआईआर का, उसको किस तरह से हम लोग फिलअप करेंगे। ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक इनोमिनेशन फॉर्म एनेक्सर 3, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ। पहले क्या होगा इनोमिनेशन फॉर्म, उसका नीचे क्या होगा, बीएलओ का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, ये क्या रहेगा, प्री प्रिंटेड रहेगा। फिर उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है इलेक्टर्स नेम, इपिक, एड्रेस, प्री प्रिंटेड। इसका मतलब ये जो वोटर है उनका नाम, उनका वोटर कार्ड नंबर और एड्रेस ये प्री प्रिंटेड रहेगा, आगे से छपा हुआ रहेगा। उसके बाद है वोटर का सीरियल नंबर, जो वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर कितना है वो, पार्ट नंबर जिसको हम लोग पोलिंग स्टेशन नंबर के हिसाब से जानते हैं, पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, पोलिंग स्टेशन का नाम और नेम इसमें रहेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे एसीपीसी जो विधानसभा, और पीसी मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और एसी मतलब होता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। या विधानसभा का नाम या लोकसभा केंद्र का नाम वहाँ पर रहेगा और स्टेट मतलब इस राज्य का नाम प्री प्रिंटेड रहेगा। बता दो प्री प्रिंटेड मतलब ये जब इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपको बीएलओ देंगे ये पहले से ही छपा रहेगा। उसके बाद QR कोड रहेगा, QR कोड दिया जाएगा। उसके बाद ओल्ड फोटो, आपका जो वोटर लिस्ट में पहले से जो फोटो था वो फोटो यहाँ पर प्री प्रिंटेड रहेगा। और फिर पेस्ट करेंट फोटो एक ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आप अपना करेंट फोटो जो है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कॉलम में पहला डेट ऑफ बर्थ, इसका फॉर्मेट क्या है, डेट मंथ ईयर, मतलब किसी का जन्म अगर 1/1/2004 को है तो 01/01/2004 इस कॉलम में फिलअप कर देंगे अच्छे से। उसके बाद आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन आधार नंबर सभी के पास है तो आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कीजिए। मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर या अपने गार्जियन किसी का एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कीजिए। उसके बाद है फादर्स ऑब्लिक गार्डियंस नेम। अब यहाँ पर जो है फादर नेम, यहाँ पर अपने जो फादर्स है उनका नाम यहाँ पर लिखिए। उसके बाद है उनका इपिक नंबर, इपिक नंबर मतलब होता है वोटर कार्ड का नंबर। वोटर कार्ड का नंबर देखिएगा ऊपर में RGN, GGV, WB, बहुत सारा फॉर्मेट है वेस्ट बंगाल में, उस फॉर्मेट में देखिएगा नंबर रहेगा, उस नंबर को यहाँ पे फिलअप करने हैं जिसको हम लोग वोटर कार्ड नंबर बोलते हैं। उसके बाद मदर्स नेम, जिस तरह से हम लोग फादर्स नेम लिखा उसी तरह मदर्स नेम भी वहाँ पे लिखेंगे और मदर्स का इपिक नंबर लिखेंगे। उसके बाद का कॉलम देखेंगे हम लोग स्पाउस नेम, ये कॉलम उन्हीं के लिए है जो क्या है मैरिड है। अगर मैरिड है तो उनका स्पाउस नेम यहाँ पर लिखेंगे और स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ किसी का यहाँ पे इपिक नंबर। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, स्पाउस। तो ये कॉलम करना है सिर्फ उसी के लिए जो मैरिड है। उसके बाद देखिए मैंने वीडियो के पहले हिस्से में आपसे कहा था कि बिहार में जो एसआईआर हुआ था और वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर है उसके फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। वो मॉडिफिकेशन हम लोग यहीं पर देखेंगे। ये जो आप कॉलम एक देख रहे हैं 2 पार्ट में है, एक लेफ्ट एक राइट तरफ। लेफ्ट साइड में लिखा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, और राइट साइड में लिखा है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर कहने का मतलब ये है कि 2002 में वेस्ट बंगाल में लास्ट एसआईआर हुआ था, तो वो लास्ट एसआईआर का डिटेल्स यहाँ पर देना है। इसके बाद राइट साइड में हम लोग देखते हैं लिखा है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन लिखा है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव जिनका लास्ट एसआईआर, लास्ट एसआईआर कहने का मतलब 2002 में नाम था लेकिन खुद का नाम नहीं है। मान लीजिए एक लड़का है जो वोटर नया हुआ है या जिसका उम्र 44 साल 42 साल से कम है, तो जाहिर सी बात है 2002 में उसका नाम नहीं होगा क्योंकि वो 18 साल का उस समय हुआ ही नहीं था। तो उसका नहीं नाम था तो इसका मतलब उसका किसी ना किसी का होगा, फादर का नाम होगा, मदर का नाम होगा या पैटर्नल साइड किसी का होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक लड़का जिसका अभी उम्र 25 साल है, उसका 2025 वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन 2002 में नहीं है, तो उसके फादर का होगा तो फादर का डिटेल्स यहाँ पे हम लोग फिलअप करेंगे। फादर का नहीं हो तो मदर का डिटेल्स या ग्रैंड पेरेंट्स का भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप किया जा सकता है। तो पहले में लिखा है नाम मतलब यहाँ पर किसका नाम लिखना है, इसका लिखना है इलेक्टर का नाम, जो अभी 25 साल का है उसका नाम लिखना है, ठीक है, वो अपना खुद का नाम लिखेगा जो फॉर्म फिलअप कर रहा है। उसके बाद इपिक नंबर, तो इपिक नंबर वहाँ पे हम लोग लिखेंगे, किसका इपिक नंबर लिखेंगे, जो रिलेटिव का इपिक नंबर है वही लिखेंगे, उसका लिखेंगे। याद रहे ये अपना इपिक नंबर मत लिख दीजिएगा, ये रिलेटिव का जो इपिक नंबर है। अगर ब्लैंक है 2002 वोटर लिस्ट में इपिक नंबर रिलेटिव
रिलेटिव का या फादर का, मदर का, ग्रैंड पेरेंट्स का, तो उसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे और एपिक नंबर लिखा हो तो एपिक नंबर लिखेंगे। उसके बाद रिलेटिव्स नेम, वो क्या है, रिलेटिव का नाम लिखना है। तुम्हारे फादर है तो फादर नेम, मदर है तो मदर नेम, ग्रैंड पेरेंट्स है तो ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है उनके साथ, तो फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे लिखेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, वो 2002 में वोटर लिस्ट जो तुम्हारे फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट्स है किस डिस्ट्रिक्ट में उनका वोटर कार्ड था वो लिखेंगे, स्टेट का नाम, और फिर विधानसभा का यहाँ पर नाम लिखना है। फिर उसके बाद नीचे 3 कॉलम है, एसी नंबर मतलब विधानसभा का केंद्र का नंबर, बूथ नंबर और सीरियल नंबर। ये जो है बूथ नंबर, सीरियल नंबर और विधानसभा का नाम और नंबर, ये आपको 2002 के वोटर लिस्ट में आराम से वहीं पे आपके टॉप सीट, पहला पेज होता है वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट का, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, 1 2 3 डिक्लेरेशन है, उसको हम लोग देख लेंगे कि हम नॉट एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। यहाँ पे पहला डिक्लेरेशन है कि हम डिक्लेयर करते हैं कि हम किसी दूसरे स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर नहीं किए हैं। आई एम अप्लाइंग फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल एंड द नेम मेंशन अबव बीइंग माई सेल्फ माई फैमिली मेंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन अदर। दूसरा नंबर डिक्लेरेशन ये है कि मेरा या फैमिली जिसकी तरह से आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसका किसी और दूसरे विधानसभा में कोई नाम नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर में है आई एम अवेयर दैट मेकिंग द अबव स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन रिलेशन टू एप्लीकेशन विच इज फॉल्स एंड विच आई बिलीव टू बी। बोला कि जो मैंने फिलअप किया ये सही है, अगर कुछ इसमें भूल होता है तो मैं RPI एक्ट जो है 1950 उसकी तरह मुझे पेनल किया जाएगा या मुझे पनिश किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो इलेक्टर का, और एनी एडल्ट फैमिली मेंबर मेंशन रिलेशनशिप विद डेट। मतलब अगर मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो बाहर में जाके काम करते हैं, सऊदी में है, दिल्ली में है, केरला में है, या यहाँ पे अवेलेबल नहीं, बाहर गए किसी काम से, तो उनके जो फादर या मदर है या कोई उनका एडल्ट मेंबर है फैमिली का, वो भी साइन कर सकता है वो डिटेल्स देकर उनका। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है, साइन करना है, रिलेशन ब्रैकेट में लिख देना, फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है, क्या है लिख के डेट देकर यहाँ पे साइन कर देना, फिर BLO नीचे कमेंट लिखेगा और साइन करेगा। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया ने ये भी किया है कि एक अगर कोई व्यक्ति घर पे नहीं रहता है तो उसके बिहाफ में उसके घर के वाले जो एडल्ट मेंबर है जो 18 साल प्लस 18 प्लस है वो लोग फिलअप कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन में भी जमा कर सकते हैं। वो किसी भी देश के कोने में बैठकर आराम से ऑनलाइन भी अपना इन्फॉर्मेशन फॉर्म SIR का जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो QR कोड है फॉर्म पर, ये QR कोड का अगर फॉर्म भेज दीजिएगा तो QR कोड को स्कैन करके भी वो लोग फॉर्म फिलअप अपना आराम से SIR का कर सकते हैं। ये SIR का फॉर्म से रिलेटेड अभी बात हुई। इसके बाद हम लोग दूसरा जो फेज है या जो डिक्लेरेशन का, उस पर हम लोग जो 13 डॉक्यूमेंट उस पर बात करेंगे, फिर डिक्लेरेशन का बात करेंगे। इसके बाद आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक लिखा हुआ इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेपरेट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर सेल्फ फादर एंड मदर इफ मेंशन्ड अबव। ये जो है ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट है जो वेस्ट बंगाल SIR के लिए 13 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। ये किन के लिए है ये हम लोग जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको एनेक्सर D बोलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट की जरूरत, ये डॉक्यूमेंट हम लोग को आगे जाने के। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट है, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन सर्टिफिकेट व PPO जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉय पेंशनर, एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU बोलने का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे BSNL, जैसे है आपका NTPC, ये सब जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, इसमें जो काम करते हैं, या WBSCTSL वेस्ट बंगाल में अगर बोले तो इसमें अगर कोई काम करते हैं तो उनका PPO पेंशन पेमेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर है वो दे सकते हैं, ID कार्ड दिखा सकते हैं। 2 नंबर है एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशू इन बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज बोर्ड प्रायर टू 187। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज जिसको बोलते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत, ये अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू करता है आपके नाम पर 1/7/1987 से आगे तो वो इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब सब रजिस्ट्रार जो इशू करेंगे वही बर्थ सर्टिफिकेट। पासपोर्ट, 4 नंबर में पासपोर्ट। 5 नंबर है मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ये मैट्रिकुलेशन मतलब जानते हैं हम लोग माध्यमिक का सर्टिफिकेट जिसमें हम लोग का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन हो, एटलीस्ट डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वो देना चाहिए। अगर इसमें एक कन्फ्यूजन है जो मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लास 8 तक पढ़ा है तो उसका तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट क्या लिया जाएगा, स्कूल का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन तो नहीं, स्कूल का सर्टिफिकेट लिया जाएगा नहीं। यहाँ पे साफ सब लिखा हुआ है बोर्ड का, किसी बोर्ड मतलब हम लोग का वेस्ट बंगाल में बोर्ड का एग्जाम होता है माध्यमिक का, माध्यमिक से नीचे सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कम से कम माध्यमिक के सर्टिफिकेट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा एज प्रूफ के हिसाब से, इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट एक इशू स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, अगर वो इशू हुआ है तो उसको दिखा सकते हैं। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट जो है कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासियों को इशू किया जाता है, अगर उसमें वो अभी आपके पास है तो वो भी दिखा सकते हैं। OBC SC ST और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। OBC SC ST जो सर्टिफिकेट है वो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू किया हुआ है आपके नाम पर तो उसको भी दिखा सकते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC का जो डाटाबेस है उसको भी दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप इज एग्जिट। तो हम लोग जानते हैं NRC अभी सिर्फ आसाम में हुआ है तो ये वेस्ट बंगाल के लिए उतने ये नहीं है। फैमिली रजिस्टर प्रीपेड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज़, जो फैमिली रजिस्टर जो सर्वे होता है फैमिली उसका रजिस्टर का भी हम लोग कॉपी यहाँ पे दिखा सकते हैं। एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में अगर कोई आपको जमीन या लैंड या हाउस का कोई अलॉटमेंट दिया उसका कोई सर्टिफिकेट तो वो दिखा सकते हैं। फॉर आधार द कमीशन डायरेक्शन इशूड भाई रहते डेटेड रहते सॉल्व अप्लाई, मतलब आधार के लिए कमीशन ने क्या कि एज प्रूफ भी नहीं है, रेसिडेंस प्रूफ भी नहीं है, ये सिर्फ ID प्रूफ के हिसाब से लिया जा सकता है। उसका 13 नंबर है एक्सट्रैक्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार SR विद रेफरेंस टू 1/7, मतलब ये है कि बिहार में जिनका SIR के बाद नाम आया है तो वे लोग का भी अगर डिटेल्स कोई रिलेटिव वहाँ पे बिहार में है, ठीक है, तो उसका भी दिखा के वो एक्सट्रैक्ट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये 13 डॉक्यूमेंट का इसमें जो दिया हुआ है वो अप्लाई होता है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिक्लेरेशन क्या है। उसके बाद जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये एनेक्सर डी आप देखिएगा, ये सिर्फ उन्हीं को देना है जो चाहते हैं कि उनके वोटर कार्ड जो शिफ्टिंग चाहते हैं या नए इनरोलमेंट होंगे। क्योंकि ईसीआई ने अपने ऑर्डर जो 27 तारीख का ऑर्डर है 27 अक्टूबर 2025 में, उसमें क्लियर किया है कि जो प्रोस्पेक्टिव वोटर है 1/1/2026 तक जिनका 18 साल एज हो जाएगा, वे लोग भी अभी फॉर्म 6 अप्लाई करके न्यू वोटर का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। या कोई शिफ्टिंग चाहता है, कोई वोटर जो एग्जिस्टिंग वोटर है वो शिफ्टिंग चाहता है कि मैं इस विधानसभा उस विधानसभा या किसी 70 नंबर विधानसभा से 80 नंबर विधानसभा आना चाहता हूँ, तो ऐसे शिफ्टिंग जो केस होंगे जो आउटसाइड ऑफ स्टेट होंगे, मान लीजिए कोई बिहार से यहाँ आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से यहाँ से शिफ्ट करके आ रहा है, तो उनके लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म किसके लिए है? जो न्यू वोटर प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर जो 1/1/26 में 18 साल हो रहे हैं, वो अगर वोटर फॉर्म अपना फॉर्म 6 फिलअप करके बीएलओ को दे, तो वो या दूसरे स्टेट से जो लोग अगर यहाँ पे माइग्रेट करके शिफ्ट करके आए हैं, उनके लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। क्या है डिक्लेरेशन फॉर्म में? डिक्लेरेशन फॉर्म में ये आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ फॉर्म 6/8 फॉर इनरोलमेंट एज ए न्यू इलेक्टर शिफ्टिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। मतलब ये जो नया वोटर जो प्रोस्पेक्टिव वोटर 1/1/26 में जिनका 18 साल का उम्र होगा, वो 6 फॉर्म 6 देंगे, उसके साथ ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। या ऐसे लोग जो दूसरे स्टेट से यहाँ पे शिफ्ट होकर आ रहे हैं, उनको ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या है? 3 ऑप्शन है, वो 3 ऑप्शन को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ये है कि आई हैव डिक्लेयर दैट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ आई एम अबव 18 years of age, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ एड्रेस एंड सिटीजन ऑफ इंडिया एंड टिक एनी वन कि क्या क्या है जो टिक करेंगे। आई वॉज बोर्न इन इंडिया बिफोर 1/7/1987, 1/7/1987 में टिक हुआ। अगर किसी का जन्म 1/7/87 से पहले हुआ है तो इसमें यहाँ पे टिक करेंगे। तो उसको क्या देना होगा डॉक्यूमेंट? प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो गिवन एस्टैब्लिशिंग डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मैंने जो 13 लिस्ट बता, उस 13 लिस्ट में से भी कोई उनको एक डॉक्यूमेंट देना होगा एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या प्लेस ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, अगर किसी का जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन में आएंगे, आई वॉज बोर्न इन इंडिया बिटवीन 1/7/1987 एंड 2/12/2004। अगर 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में अगर किसी का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो वो इस कॉलम में टिक करेंगे। और उनको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा? खुद वो जो 13 डॉक्यूमेंट था उसमें से खुद का डॉक्यूमेंट देना होगा, सेल्फ डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ अपने फादर या मदर का भी उस 13 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। इसका मतलब जिनका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में हुआ है, तो उनको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ रही है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन है, आई वॉज बोर्न इन इंडिया आफ्टर 2/12/2004 में, ये 2/12/2004 में जन्म हुआ जिसका, उसके बाद 2/12/2014 के बाद 2/12/2004 के बाद, तो यहाँ पे टिक करेंगे। उनको क्या सबमिट करना होगा? खुद का एक डॉक्यूमेंट, वो 13 जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बताया है, वो देख लीजिएगा, वो स्क्रीन पे भी शो कर रहा है। वो डॉक्यूमेंट 13 में से कोई एक खुद का दिखाना होगा, अपने फादर का उस 13 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, और मदर का भी कोई एक डॉक्यूमेंट उस 13 में से एक दिखाना होगा। मतलब 3 डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। ये डिक्लेरेशन को 3 में से किसी एक ऑप्शन पे उसको टिक करना होगा, जिसका उसका जितना मतलब एज है उस हिसाब से उसको करना होगा। तो आई बस तो मान के चलिए कि जो नए वोटर प्रोस्पेक्टिव वोटर के हिसाब से जो यहाँ पे वोटर कार्ड में लेंगे, तो उनका 3 नंबर का ऑप्शन होगा। तो उनको खुद का एक मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देना होगा, साथ ही साथ फादर या मदर का एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, उस तरह का डॉक्यूमेंट फादर का और मदर का एक एक डॉक्यूमेंट देना होगा इसमें डिटेल्स के लिए। अब आपको ये चीज़ इसमें फिलअप करना है। उसके बाद लिखा है, आई वॉज बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया अटैच पार्ट रजिस्ट्रेशन, जो अगर ऐसा हो तो इसमें ये सब चीज़ देंगे। आई हैव नॉट रिक्वायर्ड द सिटीजन में ये डिक्लेरेशन देके क्या करेंगे? सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इंप्रेशन देंगे, और उसके बाद ये फॉर्म 6 के साथ ये फॉर्म को भी हम लोग सबमिट कर देंगे। तो आपको ये जो फॉर्म है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये एक्सक्लूसिव उनके लिए है जो नए प्रोस्पेक्टिव वोटर है, जिनके 18 ईयर्स होने वाला है 1/1/26 को, या दूसरे स्टेट से यहाँ पे माइग्रेट करके वेस्ट बंगाल में आए। तो इस फॉर्म ये फॉर्म को सिर्फ वही लोग फिलअप करेंगे, नहीं तो सिर्फ सबके लिए इन्यूमरेशन फॉर्मिंग है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। इसमें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको आसानी से समझाया जा सकते हैं, और इसको दूसरे तक भी पहुँचाएं, दूसरे जो लोग हैं आपके इलाके में उनको तक पहुँचाइए, ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन फॉर्म बहुत ही आसानी से वो फिलअप कर पाए। और आपको बताता चलूँ कि ईसीआई खूब बहुत जल्दी बीएलओ लोग को भी ट्रेनिंग अलॉट करने वाली है, ट्रेनिंग हो जाएगी और आपके मोहल्ले में भी घूमना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग को इन्फॉर्म चला जाए और फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी आसानी और कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।